हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं इस सीरीज में वो है साउंड यानी ध्वनि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग आप समझ सकते हो क्वेश्चंस तो कम है बट इसकी ब्रीफिंग बहुत सारी हमने ली हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना क्योंकि बहुत आप कह सकते हो वेटेज वाला चैप्टर है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही जो प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है उनको टाइमली चेक करते रहिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी अनुदैर्घ्य तरंगों की। ऐसी वेव्स जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, जिस डायरेक्शन में तरंग चल रही है, उसके कण भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, उसको लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य वेव्स कहते हैं। जैसे कि हवा में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो, या अगर आप एक स्प्रिंग को इस तरीके से एक एंड पे फिक्स करके खींच रहे हो, कम कर रहे हो, खींच रहे हो, कम कर रहे हो, तो भी आपकी यही तरंगे बनती हैं। इस तरीके से इनको ज्योमेट्रिकली इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है कंप्रेशन और ये नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है रेयरफेक्शन। बेसिकली ऊपर वाला हिस्सा वो होता है जहां पर संपीडन या फिर आपका विल्डन। संपीडन वो हिस्सा होता है जहां पे कण बहुत पास पास होते हैं। नीचे वाले हिस्से को आप बोलते हो विल्डन यानी रेयरफेक्शन। ये वो हिस्सा होता है जहां पे दबाव घनत्व सब कम होगा, पार्टिकल्स भी दूर दूर होंगे, जो कण है वो भी दूर दूर होंगे। इसको आप कर्व के लोअर पोर्शन से डिनोट करते हो। ठीक है, ये तो हो गया कंप्रेशन, ये हो गया आपका रेयरफेक्शन। ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं? ये भी तरंगे ही होती हैं, पर इसमें अगर तरंग इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो उसके कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो उसके बिल्कुल लंबवत यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ऐसी तरंगों को ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। जैसे अभी तो आप क्या कर रहे थे, स्प्रिंग को ऐसे और ऐसे कर रहे थे, लेकिन अगर आपने स्प्रिंग को इस तरीके से करना शुरू कर दिया ऊपर नीचे, तो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे बननी शुरू हो जाएंगी। या फिर पानी है, झील है, आप उसमें चट्टान कोई फेंक रहे हो, छोटे छोटे पत्थर फेंक रहे हो, तो जो रिपल्स बनती हैं, वो जो लहरें जो बनती हैं, वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। इनको भी इस तरीके से ही डिनोट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, बस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट यानी शिखर, और इसको बोलते हैं ट्रो यानी रिंग। क्रेस्ट वो पार्ट है जो इस लाइन से ऊपर की तरफ है, यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी सब हाई रहता है। और ट्रो यानी गर्थ या रिंग वो वाला भाग है जो लाइन के नीचे वाला भाग है। यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी हर चीज बिल्कुल कम रहती है। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, तो ऐसी तरंगों को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। यानी साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। दैट मीन्स इन्हें मीडियम की जरूरत पड़ेगी साउंड को। अगर आप बोल रहे हो वैक्यूम, तो क्या साउंड वैक्यूम में से ट्रैवल कर लेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वैक्यूम में तो कुछ है ही नहीं, निर्यात में निर्वात में कुछ नहीं है, अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, तो वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। लाउडनेस क्या होती है? प्रबलता क्या होती है? कितनी साउंड एनर्जी हमारे कान में एक सेकंड में पहुंच रही है। कितनी ध्वनि की तीव्रता का मतलब क्या है कि ध्वनि की तीव्रता प्रति सेकंड कान में पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा का माप होता है। ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। अभी एम्पलीट्यूड क्या है? आयाम क्या है? जो साउंड है वो कितनी ऊंची है, ये होता है एम्पलीट्यूड। अपनी मीन पोजीशन से, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी ऊंची तक जा रही है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। तो आयाम पे निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है? उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो इसकी ऐसा यूनिट कैसे, क्या यूनिट है इसकी? डेसिबल यूनिट है। आप देख सकते हो सॉफ्ट साउंड में एम्पलीट्यूड कम होगा, लाउड साउंड में जो थोड़ी तेज होगी वो आप उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा। सिंपल। अगला है पिच। पिच का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो अगर दो आवाज है, दोनों की वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, तो आप कैसे उनमें अलग अंतर बता सकते हो? पिच से। बेसिकली पिच का मतलब होता है स्पीड, कौन कितनी स्पीड से बोल रहा है। आप खुद देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि ये आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है कि कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी क्या था?
नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आप देख रहे हो यहाँ कम वेव्स हैं तो इसकी कम पिच है, यहाँ ज्यादा वेव्स हैं तो इसकी ज्यादा पिच है, जिसको तारत्व बोलते हैं। अगला है इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीव्रता। बेसिकली देखो, लाउडनेस यानी प्रबलता, उसमें क्या था, कितनी एनर्जी हमारे कान में 1 सेकंड में पहुंच रही है। इसमें क्या है, कितनी एनर्जी हमारे कान में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 1 सेकंड में पहुंच रही है। तो बेसिकली इसमें एरिया भी आ गया, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीव्रता। ये किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सोनिक बूम क्या होता है, देखो जो साउंड है ना, साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। पहली चीज, जैसे सबसे ज्यादा होती है एल्यूमिनियम में, लगभग 6400 के अराउंड। एल्यूमिनियम में जो स्पीड होती है साउंड की 64 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड। पानी में बात करूं लगभग 1498 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से अगर मैं एयर में बात करूं, हवा में भी क्या है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग। तो अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री की बात करूं 343 के अराउंड होती है इसकी स्पीड। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या होगा अगर हमारी स्पीड साउंड की स्पीड से बढ़ जाए। तो अगर हमारी स्पीड साउंड की स्पीड से बढ़ जाए तो हमारी बॉडी से हवा में तरंगे प्रोड्यूस होने लगेंगी, जिनमें बहुत एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी कि कांच तक टूट सकता है। और इस फिनोमिना को बोला जाता है, इस साउंड को जो हमारी वेव्स बनती हैं हमारी बॉडी से उस टाइम, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। सिंपल। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है, देखो अब आपको एक स्केल लर्न करना है। हमारे कान जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसे 20,000 को इस तरीके से भी लिखा जाता है 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब ये हम सुन सकते हैं ऑडिबल, यानी जो हम सुन सकते हैं। 20,000 से कम को 20 हर्ट्ज से कम को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। ये हम नहीं सुन सकते, ये तब बनती है जब कोई चीज बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट, कंपन करे। और ये कुछ ही लोग हैं, कुछ ही जानवर है जो सुन सकते हैं, जैसे वेल्स, एलिफेंट, राइनोसोरस, ये बनाते भी हैं और सुन भी सकते हैं। बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की। जो 20,000 से ऊपर की जो साउंड है वो है अल्ट्रासोनिक। ये भी हम नहीं सुन सकते, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी होती है इनकी। ये आप ये समझो, ये सिर्फ कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कि आपके बैट यानी चमगादड़, या 5 साल से कम उम्र के बच्चे, वो भी बल्कि 25,000 तक सुन सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब इतनी एनर्जी होती है कि किसी भी चीज़ के अंदर घुस सकती है। इसीलिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें हमारी बॉडी में यही तरंगे भेजी जाती हैं। कहाँ यूज़ करते हो अल्ट्रासाउंड का, कोई भी मेटल के ब्लॉक हैं, धातु के ब्लॉक हैं, ये पता लगाने के लिए कि कुछ क्रैक तो नहीं अंदर से। ब्रिज बनाने के लिए हम पूरा का पूरा ब्लॉक लगाते हैं, तो अगर अंदर से क्रैक होगा तो वो कमजोर होगा, तो इस तरीके से साउंड को भेज देते हैं। जहाँ क्रैक होगा वहां से वापस आ जाएगी, तो पता लग जाएगा कि यहाँ से बाहर नहीं निकली, यानी यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे जैसे केमिस्ट्री लैब में जो इक्विपमेंट ऐसे होते हैं, जैसे स्पाइरल ट्यूब, इसको साफ करने के लिए ऑब्वियसली बात है ब्रश तो जाएगा नहीं, सर्फ का पानी अंदर भरते हैं, अल्ट्रासाउंड पास करते हैं। अल्ट्रासाउंड में इतनी एनर्जी है, वाइब्रेट होना लगता है, तो सर्फ का पानी अंदर, तो वाइब्रेशन की वजह से गंदगी हट जाएगी, साफ हो जाएगा। तीसरा, अल्ट्रासाउंड से हम अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी हम जांच सकते हैं, जैसे लीवर, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, किडनी, इन सबको भी देखा जा सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता लगाते हैं हमारी किसी बॉडी पार्ट में स्टोन्स तो नहीं है, पथरी तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड से ही पता लगता है। इसके अलावा हमारी हार्ट की, हमारे दिल की एक ये इमेज बना सकता है, जिससे ये पता लगेगा कि दिल सही से काम कर रहा है या नहीं, तो उसको बोलते हैं एकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड स्कैन हम यूज करते ही हैं,
जब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये देखने के लिए कि बेबी सही से ग्रोथ कर रहा है या नहीं, तो तब भी हम अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड से अगर बहुत छोटी छोटी पथरी है, बहुत ही छोटी पथरी है, तो अल्ट्रासाउंड पास करके वो वाइब्रेट होती है, टूट जाती है, हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट सोनार टेक्निक में यूज होती है, और ये वो टेक्निक है जिससे डूबे हुए जो जहाज हैं या फिर जो मछुआरे हैं वो पता लगाते हैं कि कहाँ पर मछली है, हमें कहाँ जाल लगाना है। वो अच्छा, इसके अलावा बैट्स जो चमगादड़ हैं वो रात में उड़ने के लिए या अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का ही यूज करते हैं। वो अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, वो टकरा के उनके पास वापस आती है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेट नहीं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो उनकी आवाज टकरा के वापस आई वो कितनी दूर टकराई होगी, तो इसका मतलब उन्हें वहां नहीं जाना, वहां जाएंगे तो टक्कर लग जाएगी, इसलिए वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, ध्वनि का हस्तक्षेप। देखो बेसिकली अगर दो या दो से ज्यादा आपके पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है, ध्वनि की तरंगे हैं, आपको उन्हें मर्ज करना है तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अगर आप उनको एक जैसी को मर्ज कर रहे हो, देखो जैसे ये वाली वेव थी, ये जिस तरीके से थी ये भी इस तरीके से थी, सेम फेज में थी, ऊपर वाला पार्ट ऊपर है पहले फिर नीचे, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल, जैसे ये दोनों सेम फेज में है तो इनको मिला के जो बनेगा, मतलब जो एनर्जी है वो हर पॉइंट पे बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर अपोजिट फेज था, ये नीचे और इसमें ऊपर, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिंपल, रचनात्मक हस्तक्षेप और विनाशकारी हस्तक्षेप। इसमें क्या है, अगर दोनों तरंगे एक ही चरण में मिलती हैं तो उसमें ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और इसमें एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। सिंपल। अगला है स्टेशनरी वेव्स, यानी स्थिर तरंगे। बेसिकली हमने दो वेव्स ली, दोनों में सेम एनर्जी है, सेम स्पीड, हर चीज बिल्कुल सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट है, एक ये भी और एक ये भी। जब ऐसी वेव्स एक साथ चलती हैं, हमने इनको मिक्स नहीं करा, बस एक साथ चला रहे हैं, ये जो नई वेव्स बनी, अब सुपर इम्पोज अगर ये हो गई, मतलब एक साथ दोनों चला दी, तो ऐसा लगेगा ये नहीं चल रही, ये बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी है, जिसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हुआ था। और इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बहुत छोटा टॉपिक है, बट एक बार समझ लो, जब भी ये साउंड जा रही थी, जब भी साउंड के रास्ते में एक कोई ऑब्स्टेकल आ गई, रुकावट आ गई, और उसमें क्या है, छोटा सा कोई छेद है या कुछ भी है, तो उस ऑब्स्टेकल की साइड से साउंड डेविएट हो जाती है, मतलब उसके कोनों पे से तिरछी तिरछी वो आगे चली जाती है, और इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। देखो ध्वनि बाधा के किनारे पर विचलित हो जाती है, यानी वो डेविएट हो जाती है उसके किनारों पर, और इसी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। एको क्या होता है, लाइट का किसी साउंड का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना, इसको क्या बोलते हैं, एको, यानी प्रतिध्वनि। और आपको मैं बता दूं, हमारे जो अगर हमें एको सुननी है, प्रतिध्वनि सुननी है, तो जो हमने बोला और एको के बीच में लगभग 0.1 सेकेंड का फर्क होना चाहिए। इसके साथ मिनिमम डिस्टेंस कितना है जो होना चाहिए, 17.5 मीटर। सिंपल, अगर इतना डिस्टेंस नहीं होगा आवाज में और आवाज जिससे टकराएगी उसमें, तो आपको एको सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, अगर बहुत बड़ा हॉल हो, खाली घर हो, खाली कमरा हो, उसमें आवाज गूंजती है, तो जब कोई आवाज बार बार, आपने कुछ बोल दिया, पहले एक जगह टकराई, फिर दूसरी जगह टकराई, फिर तीसरी जगह टकराई, जब वो बार बार टकरा के आपके पास वापस आती रहे, उसको बोलते हैं रेवर्बरेशन। अगर रेवर्बरेशन कई बार हो जाए तो उससे आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, बस शोर लगने लगेगा। रेवर्बरेशन से बचने के लिए ही जो छत है वो कर्व बनाई जाती हैं, घरों में फोम का यूज किया जाता है, जैसे सोफे वगैरह हैं तो उसमें आप फोम का इस्तेमाल करते हो, या फिर आप कह सकते हो आप कर्टेन्स लगाते हो, पर्दे लगाते हो, इन सब चीजों का इस्तेमाल हम इससे बचने के लिए, रेवर्बरेशन से बचने के लिए ही करते हैं। सोनार टेक्निक क्या है, अभी मैंने बताया था टेक्निक के बारे में, फुल फॉर्म है
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसी के साथ एक ऐसी डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करती है और कई सारी चीजों का पता लगाती है, जैसे समुद्र की गहराई, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स अगर वो चल रहे हैं तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं और किस स्पीड में चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच वन कॉजेज एन एको। चलिए बताओ इनमें से एको कैसे प्रोड्यूस होगी। व्हेन साउंड इज रिफ्लेक्टेड, जब साउंड टकरा के वापस आएगी, बिल्कुल एको तभी बनती है जब ध्वनि प्रतिबिंबित होती है। डिपेंड नहीं करता वो कौन से मीडियम से ट्रेवल कर रही है, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड या फिर वैक्यूम, बट वो सिर्फ तभी आपको एको सुनाई देगी जब साउंड किसी सॉलिड सरफेस से टकराएगी। सिंपल। अमंग द फॉलोइंग इन विच मटीरियल द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। इनमें से स्पीड जो है साउंड की किस में हाईएस्ट होती है? मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है, लगभग 6420 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनमें से बताना है साउंड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहला, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। यही गलत है कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, तो उसको कोई मीडियम चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए, तो दैट इज वाई it cannot travel through vacuum. Loudness of sound is proportional to the dash of amplitude of vibration producing the sound. जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होती है। मैं बता भी चुकी हूँ कई बार, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। What is the study of production and propagation of sound waves called? ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहते हैं? साउंड की स्टडी को बेसिकली क्या कहा जाता है? अकाउस्टिक्स। ध्वनि की हिंदी में तो बहुत बहुत क्लियर है, अकाउस्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सिक्यूट्स 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है? एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रही है। तो एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही थी? 10 ऑसिलेशंस। बस लैंग्वेज चेंज कर दी तो आपको कंफ्यूज कर दिया। तो पहली चीज तो अगर आप बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ोगे, एक सेकंड में 10 दोलन हो रहे हैं, दैट मीन्स जो 10 है ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। आपको बस यूनिट चेंज करनी है, आपको किलो में निकालना है, किलो हर्ट्ज में। हर्ट्ज में ऑलरेडी है तो आप क्या करोगे, आप 1000 से डिवाइड करोगे, राइट। 0.01 किलो हर्ट्ज आपका आंसर आ गया, सिंपल। और मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर साउंड पे आएंगे, फ्रीक्वेंसी पे आएंगे, आप ये समझो 100 में से 95 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी बस लैंग्वेज चेंज करके दी हुई होगी। आप चेक भी कर लेना और इससे पुराने प्रीवियस ईयर में। वाइब्रेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स। विषम हार्मोनिक्स इनमें से कौन उत्पन्न करता है? पहली बात तो ऑड हार्मोनिक्स होती क्या है? देखो, ये एक नोड आई, ये एक एंटी नोड आई, ये नोड आई, ये एंटी नोड आई, ये हो गई आपकी इवन हार्मोनिक्स, नॉर्मल हार्मोनिक्स जो होनी चाहिए। ये कब बनता है? अगर आपने स्प्रिंग है या कुछ भी है, आपने दोनों एंड को टाई कर दिया, दोनों को पकड़ लिया, दोनों को ओपन छोड़ दिया, आपकी हमेशा इवन हार्मोनिक्स बनेंगी। लेकिन नॉर्मल हार्मोनिक्स जिसको बोलते हैं, लेकिन अगर आपने एक तरफ से कोई पाइप था, आपने एक तरफ से बंद कर दिया, या फिर आपने बस एक तरफ से पकड़ रखा है, दूसरी तरफ से खुला छोड़ दिया, तो बननी होती शुरू होती है आपकी ऑड हार्मोनिक्स। मतलब पता लगा कि पहले एक एंटी नोड, एक नोड है, एक एंटी नोड, फिर ये 2 आ गई, ये 2 आ गई, फिर ये 3 आ गई, ये 3 आ गई, मतलब ये एक जैसी नहीं बनती। इसको बोलते हैं ऑड हार्मोनिक्स, सिंपल। अब आप ऑप्शंस पे आते हैं। एन एयर कॉलम इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप वायु स्तंभ क्या होता है? आप फूंक मारोगे लेकिन क्लोज है वो आगे से, तो एक तरफ से एंड खुला हुआ है जहां से आप उसमें आप फूंक मारोगे, लेकिन एक तरफ से वो बंद है, तो डेफिनेटली आपने उसका एक एंड क्लोज कर दिया, तो आपकी क्या प्रोड्यूस होगी? ऑड हार्मोनिक्स। आप बाकी देख लो, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे वो चिपका हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एयर कॉलम है, ओपन ऑर्गन पाइप है, इधर उधर दोनों से ओपन है, ये बिल्कुल ठीक है। वाइब्रेटिंग रॉड फिक्स्ड एट 2 एंड्स, एक रॉड है जो दोनों एंड पे फिक्स है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ये क्या, कौन से हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेगा? इवन हार्मोनिक्स। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन डिस्टिल्ड वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपकी साउंड की स्पीड आपको निकालनी है, आपको मैंने बता दी थी चैप्टर की ब्रीफिंग में ही, लगभग 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। Bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflections of which type of sound waves?
चमगादड़ कौन सी टाइप की साउंड वेव्स यूज करके रात को उड़ती हैं और अपना जो शिकार है वो करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये तो आप पढ़ चुके हो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? हवा में लगभग 25 डिग्री पर कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर 343, 343। द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड मच लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज विजिबल। जब भी बारिश होती है या बिजली कड़कती है तो आपको बिजली पहले दिख जाती है जबकि आवाज बाद में आती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है और साउंड की स्पीड बहुत कम। तो इट इज ओनली बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो गाइज ये थे आपके साउंड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस। आई होप आपको चैप्टर का रिवीजन आपको क्लियरली हो गया हो। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप्स डेडिकेटेड हैं, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप बिल्कुल विजिट करके जो फ्री टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही पेड टेस्ट भी हैं जिनको अटेम्प्ट करके आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, बहुत नेग्लिजिबल प्राइस पे है। इसी के साथ ऑफिसर बैच की अगर मैं बात करूं, अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स का ओवरऑल प्रिपरेशन करना है फ्रॉम द फाउंडेशन कोर्स, ऑफिसर बैच इज द मोस्ट रिकमेंडेड बैच। बट हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप आज ही बिल्कुल आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने रिक्वायर्ड बैच में एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड गुड बाय।